Hello students, today we will study the first chapter of class 12th English book Vistas. Chapter is the third level and the writer of this chapter is Jack Finney. He is born in 2 October 1911. He is an American writer and he is best known for his science fiction. Science fiction is the story in which people and events are not real and is based on imagination. काल्पनिक घटनाओं पे आधारित रहती हैं जो कहानियाँ और जो वास्तविक नहीं होती हैं उसे फिक्शन कहते हैं, फिक्शनल स्टोरीज़ कहते हैं। और साइंस फिक्शन इसलिए क्योंकि साइंस फिक्शन में या तो एलियंस का वर्णन होता है या तो स्पेस का वर्णन रहता है फिक्शनल स्टोरीज़ का, या फिर करेक्टर ने टाइम ट्रैवल किया हो, या वो टाइम ट्रैवल मीन्स जिसमें करेक्टर प्रेजेंट में न रह के या तो फ्यूचर में चला जाता है या फिर पास्ट में चला जाता है। और ये चैप्टर द थर्ड लेवल भी एक साइंस फिक्शन है क्योंकि इसमें जो करेक्टर है चार्ली वो भी टाइम ट्रैवल करता है, वो प्रेजेंट में न रह के पास्ट में चला जाता है 1894 के टाइम पे। चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा इसके करेक्टर के बारे में जान लेंगे। सबसे पहला करेक्टर है नरेटर जो कि जिसका नाम है चार्ली। चार्ली 31 ईयर्स का है और चार्ली ये दावा करता है कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे 3 लेवल हैं और चार्ली के स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट है जो कि इसकी दादाजी से इसने सीखी थी। दूसरा करेक्टर है लुइसा चार्ली की वाइफ है जो पहले चार्ली की इस बात से चिंतित रहती थी कि चार्ली ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे 3 लेवल होने का दावा कर रहा है, लेकिन अंत में लुइसा भी चार्ली के साथ मिलके 3rd लेवल के ढूंढने में लग जाती है। थर्ड करेक्टर हैं सैम विनर जो कि चार्ली के साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड हैं, जो पहले चार्ली की ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे 3rd लेवल को देखना उनका एक वेकिंग ड्रीम बताते हैं, दीवार स्वप्न बताते हैं, बोलते हैं कि ये तुम्हारा केवल दिन में तुम सपने देख रहे हो। लेकिन अंत में वो खुद ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के माध्यम से 1894 के टाइम में चले जाते हैं और वहाँ से लेटर लिखते हैं चार्ली के लिए और बोलते हैं कि यहाँ सब कुछ अच्छा है। चार्ली और लुइसा को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम भी ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल को ढूंढना बंद मत करो, उसको ढूंढते रहो और तुम्हें एक दिन मिल जाएगा। अब हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स will swear on a stack of timetables that there are only 2, but I say there are 3 because I have been on the 3rd level of Grand Central Station. न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलरोड्स, इन सभी के प्रेसिडेंट विल श्योर कसम खाएंगे ऑन द स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स। स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स मीन्स बंडल ऑफ टाइम टेबल्स जिसमें ट्रेनों के आने जाने आदि का वर्णन होता है। उसमें हाथ रख के कसम खाएंगे कि देर आर ओनली 2, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में केवल 2 ही लेवल हैं। बट आई से, लेकिन नरेटर बोलते हैं कि वहाँ 2 लेवल नहीं है, वहाँ 3 लेवल हैं क्योंकि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पे मैं गया हुआ हूँ। मतलब कि इन सभी जगहों के न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड, इन सभी के प्रेसिडेंट से अगर सभी जगह के प्रेसिडेंट से ये पूछा जाएगा कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे कितने लेवल हैं, तो ये सभी प्रूफ के तौर पे बंडल ऑफ टाइम टेबल्स को दिखाएंगे जिसमें कि ट्रेनों के आने जाने का समय लिखा रहता है, सभी का वर्णन लिखा रहता है कि कौन सा ट्रेन कब कब आ रही है, कहाँ से आ रही है। उन सभी को प्रूफ विल श्योर करेंगे, यानी कि प्रूफ के तौर पे दिखाएंगे और इस बात पे पक्का होंगे कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे केवल 2 ही लेवल हैं। लेकिन नरेटर बोलते हैं कि मैं तो वहाँ के 3rd लेवल पे भी गया हूँ, वहाँ 2 लेवल नहीं है, केवल वहाँ 3 लेवल हैं। येस, आई हैव टेकन द ओबियस स्टेप। I talked to a psychiatrist friend of mine. Among others, I told him about the 3rd level at Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment. Yes, I have taken the obvious step. जैसे कि सभी लोग बोल रहे हैं कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे केवल 2 ही लेवल हैं और मुझे लग रहा है कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे 3 लेवल हैं और मैं वहाँ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पे गया भी हूँ। तो इसके बाद जो भी ओबियस स्टेप मुझे लेना चाहिए था मैंने लिया। मैंने अपने एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से इसके बारे में बात करी एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। मेरे साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ने बोला कि ये एक वेकिंग ड्रीम है, यानी कि एक दीवा स्वप्न है, विश फुलफिलमेंट है, यानी कि ऐसा मैं चाहता हूँ कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे 3rd लेवल हो और मैं वहाँ से भाग जाऊँ, यानी कि मैं खुली आंखों से सपना देख रहा हूँ। ये मेरा एक विश फुलफिलमेंट है, ऐसा मैं चाहता हूँ कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे 3rd लेवल भी हो, इसलिए मैं खुली आंखों से सपना देख रहा हूँ, ऐसा मेरा साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड का कहना था। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ।
दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। ये सुनते ही मेरी वाइफ थोड़ा परेशान हो गई। बट ही एक्सप्लेन, लेकिन फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड ने एक्सप्लेन करा, द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू स्केप। मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने एक्सप्लेन करा कि ये जो वर्ल्ड है वो पूरा इनसिक्योरिटी से, फियर से, डर से भरा हुआ है। वॉर हो रहे हैं सभी जगह, वॉर से और वरी से, चिंताएं हैं सभी लोगों के मनों में, तो इन सब से भरा हुआ है। इसके कारण मैं दुखी हूँ आज, और इसके कारण मैं इस दुनिया से, इस वर्ल्ड से, इस टाइम से एस्केप करना चाहता हूँ। ये मुझे लग रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 3rd लेवल भी है जहाँ से मैं भाग सकूँ, एस्केप कर सकूँ इस मॉडर्न वर्ल्ड से। वेल, हु डजंट? हाँ ठीक है, ऐसा कौन नहीं चाहता है। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू escape। फिर उसके बाद राइटर बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे पसंद नहीं है इस मॉडर्न वर्ल्ड में जो भी वॉर हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी है, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन जितने लोगों को भी मैं जानता हूँ उन सभी को भी ये चीज़ें पसंद नहीं है और सभी लोग इस मॉडर्न वर्ल्ड से escape करना चाहते हैं। केवल मैं ही नहीं हूँ जिसे इस मॉडर्न वर्ल्ड से जो परेशान है, अनहैप्पी है, और भी बहुत सारे लोग हैं। बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन उनमें से कोई लोग तो मेरी तरह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर नहीं पहुंच जाता, केवल मैं ही पहुंच गया हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पे। बट दैट्स द रीज़न, ही सेड, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। और उसने बोला कि यही रीज़न है कि तुम इस मॉडर्न वर्ल्ड से नाखुश हो, इसलिए तुम्हें ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 3rd लेवल भी दिख रहा है। और इस बात से मेरे सारे फ्रेंड एग्री थे। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड, माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड। उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो सारी बातें इसी की ओर इशारा कर रही हैं। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। यानी कि तुम्हारी स्टैम्प कलेक्ट करने की भी तो आदत है। उन्होंने नरेटर के स्टैम्प कलेक्ट करने की हैबिट को एग्जाम्पल के तौर पे दिया और बोला कि ये तुम्हारा टेम्पररी रिफ्यूज है फ्रॉम रियलिटी, यानी कि तुम टेम्पररी थोड़े ही समय के लिए लेकिन रियलिटी से एस्केप करना चाहते हो, इसलिए तुम स्टैम्प कलेक्ट करते हो ताकि तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो सके रियलिटी से। Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day, from all I hear, and he started my collection. फिर नरेटर बोलते हैं, वेल मे बी, हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है, बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज़, कि मेरे दादाजी को तो किसी भी प्रकार से रियलिटी से भागने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज। उनके समय में सभी कुछ अच्छा था, सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। नरेटर के दादाजी को भी स्टैम्प कलेक्ट करने की आदत थी, तो नरेटर बोलते हैं कि मेरे दादाजी ने ही मेरे स्टैम्प कलेक्ट करने की हैबिट को स्टार्ट कराया। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर एंड शो ऑन। और नरेटर बोलते हैं कि उनके पास स्टैम्प्स का एक बहुत अच्छा कलेक्शन है। उन्होंने एवरी यूएस इशू, यूएस में रिलीज़ होने वाले हर स्टैम्प को 4 के ब्लॉक में कलेक्ट कर रखा है, और उनके पास है फर्स्ट डे कवर उन्होंने कलेक्ट कर रखा है एंड सो ऑन, और ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे स्टैम्प कलेक्ट कर रखे हैं। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। उसके बाद नरेटर बोलते हैं कि यू नो, तुम जानते हो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को भी तो स्टैम्प कलेक्ट करने की हैबिट थी, वो भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे। कुल मिला के यहाँ नरेटर अपनी बात को प्रूव करना चाहते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 2 नहीं 3 लेवल हैं। सबसे पहले जब नरेटर के साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने बोला कि तुम डे ड्रीमिंग कर रहे हो, तुम इस वर्ल्ड के, मॉडर्न वर्ल्ड के इनसिक्योरिटी, वॉर, फियर से परेशान हो, इसलिए तुम इस वर्ल्ड से एस्केप करना चाहते हो, तब नरेटर ने बोला कि मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इस मॉडर्न वर्ल्ड से परेशान है, वो भी इस मॉडर्न वर्ल्ड से एस्केप करना चाहते हैं, लेकिन वो मेरी तरह किसी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पे तो मैं नहीं पहुँच जाते। और फिर जब उनके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने दूसरा एग्जांपल दिया कि तुम्हारी स्टैम्प कलेक्ट करने की भी तो हैबिट है, तब नरेटर ने बोला कि
कि मेरे दादाजी को भी तो स्टैम्प कलेक्ट करने की हैबिट थी। उनके समय में तो सारी चीज़ें सही थी, सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे, तो उनको तो किसी भी प्रकार से इस रियलिटी से भागने की ज़रूरत नहीं थी। वो भी तो स्टैम्प कलेक्ट करते थे। और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, उनको भी तो हैबिट है स्टैम्प कलेक्ट करने की, वो भी तो स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे। तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्यों ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच जा रहा हूँ? तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और मेरे दादाजी की ही तरह ही मेरी भी हैबिट है स्टैम्प कलेक्ट करने की। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं रियलिटी से भागना चाहता हूँ या फिर ये मेरी डे ड्रीमिंग है या फिर विश फुलफिलमेंट है। इस तरह से नरेटर ये प्रूव करना चाहते हैं कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे 3 लेवल हैं। एनीवे, हियर इज़ व्हाट हैपन एट ग्रांड सेंट्रल। उसके बाद नरेटर बताते हैं कि वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर कैसे पहुँचे और वहाँ क्या हुआ। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। पिछली गर्मियों में एक रात मैं देर तक अपने ऑफिस में काम कर रहा था। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। तो मैं बहुत जल्दी में था अपने घर पहुंचने के लिए। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बस की जगह ग्रांड सेंट्रल के सबवे से जाऊंगा ताकि मैं जल्दी पहुंच जाऊं अपने घर। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली, 31 ईयर्स ओल्ड। अब नरेटर बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ जिसका नाम चार्ली है और मैं 31 ईयर्स का हूँ। एंड आई वॉज वियरिंग अ 10 गार्डियन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। और मैंने 10 कलर का यानी कि लाइट ब्राउन कलर का गार्डियन सूट पहना हुआ है, यानी कि लाइट ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ है। एंड अ स्ट्रॉ हैट पहनी हुई है जिसमें कि एक फैंसी बैंड लगा हुआ है। आई पास्ड अ डोजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. मैं वहाँ दर्जनों आदमियों के पास से होके गुजरा जो बिल्कुल मेरी तरह ही लग रहे थे और मैं किसी से भी बच के भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं केवल अपने घर अपनी वाइफ लुइसा के पास पहुंचना चाहता था। आई टर्न इंटू ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम वेंडेबिल एवेन्यू। मैंने वेंडेबिल एवेन्यू से ग्रांड सेंट्रल में एंटर किया एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। और मैं वहाँ से थोड़ा नीचे गया और फिर फर्स्ट लेवल पे पहुँच गया। वेयर यू टेक ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पे 20th सेंचुरी की तरह ट्रेनें मिलती हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। और मैं थोड़ा और नीचे गया सेकेंड लेवल की ओर जहाँ से सबअर्बन एरियाज के लिए ट्रेनें चलती हैं। डक्ड इनटू एन आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। मैं आर्क शेप दरवाजे से झुक के निकला और मैं खो गया। दैट्स ईजी टू डू, क्योंकि ऐसा करना बहुत आसान है। मेरा ग्रांड सेंट्रल पे खो जाना बहुत आसान है। आई हैव बिन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम। मैं ग्रांड सेंट्रल पे सैकड़ों बार आया हूँ, बहुत बार आया हूँ, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर। लेकिन मुझे हर बार वहाँ नए डोरवेज मिलते हैं, नए स्टेयर्स मिलते हैं और नए कॉरिडोर्स मिलते हैं। वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। एक बार क्या हुआ कि मैं एक सुरंग में घुसा जो कि लगभग 1 मील लंबी थी और वहाँ से मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी में बाहर निकला। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे। और दूसरी बार मैं 46 स्ट्रीट की एक ऑफिस बिल्डिंग में पहुंचा जो कि 3 blocks दूर था। समटाइम्स आई थिंक ग्रांड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। कभी कभी मुझे लगता है कि ग्रांड सेंट्रल एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेस लाइक रूट्स। मैं कि पेड़ की जड़ की तरह नए कॉरिडोर्स, नए स्टेयर केसेस मिलते रहते हैं। मतलब कि जैसे कि पेड़ की जड़ों में नई नई जड़ें आती रहती हैं, वैसे ही ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे मुझे हमेशा नई नई डोरवेज, नए नए स्टेयर्स और नए नए कॉरिडोर्स मिलते रहते हैं। देयर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट्स नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंटर पार्क। यहाँ प्रोबेबली एक लंबी टनल है अंडर द सिटी, शहर के नीचे, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, जहाँ से हम टाइम स्क्वायर भी पहुँच सकते हैं और हो सकता है कि हम वहाँ से सेंटर पार्क भी पहुँच जाएं। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रांड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप। और ऐसा हो सकता है क्योंकि ग्रांड सेंट्रल को बहुत सालों से लोग एक एग्जिट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ से लोग वर्तमान लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जा सकें। अ वे ऑफ एस्केप, ये ग्रांड सेंट्रल लोगों के लिए एक मार्ग है बाहर निकलने का, जहाँ से लोग बाहर निकल सकें। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया।
और हो सकता है कि वो टनल भी मेरे लिए बाहर निकलने का मार्ग हो। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने कभी भी अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से इसके बारे में बात नहीं की। The corridor I was in began angling left and slanting downwards, and I thought that was wrong, but I kept on walking. All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I didn't pass a soul. जिस कॉरिडोर में मैं था, जिस कॉरिडोर से मैं जा रहा था, वो लेफ़्ट की ओर और फिर नीचे ढलान की ओर जाने लगी। आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, मैंने सोचा कि कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ, बट आई केप्ट ऑन वर्किंग, लेकिन मैं फिर भी चलता रहा जहाँ मुझे केवल अपने पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वहाँ कोई भी नहीं था। देन आई हर्ड दैट शॉर्ट ऑफ हॉलो रॉर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। उसके बाद मैंने गूंजती हुई आवाज़ सुनी, जिसका मतलब था कि आगे खुला स्पेस है और वहाँ लोग बातें कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। वह टनल एकदम बाई ओर मुड़ी। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर, और थोड़ा सा नीचे जाके सीढ़ियाँ थी, मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वेर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं सेकेंड लेवल पे ही वापस आ गया हूँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि वहाँ के जो कमरे थे वो छोटे थे सेकेंड लेवल की तुलना में। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, वहाँ सेकेंड लेवल की तुलना में कम टिकट विंडोज थे और ट्रेन गेट्स भी कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड, और जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो वुड का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था और ओल्ड लुकिंग था, पुराना सा लग रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक शीव प्रोटेक्टर। The lights were dim and short of flickerings. Then I saw why. They were open flame gas lights. और वो आदमी जो इंफॉर्मेशन बूथ में बैठा हुआ था, इंफॉर्मेशन बूथ मीन्स जहाँ से ट्रेनों की आने जाने की जानकारी मिलती है, उस आदमी ने ग्रीन कलर के चश्मे पहने हुए थे और लॉन्ग ब्लैक कलर की स्लीव प्रोटेक्टर पहने हुए थे। द लाइट्स वर डिम, वहाँ की लाइट डिम थी और सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग मीन्स काम जैसे रही थी, धप धप कर रही थी। देन आई सॉ वाई, फिर मैंने देखा कि ऐसा क्यों है, वहाँ की लाइट डिम क्यों है, तो मैंने देखा कि देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट, वो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी। There were brass spittoon on the floor, and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. He wore a Barbie hat, a black four-button suit with tiny labels, and he had a big black handlebar mustache. और वहाँ थर्ड लेवल पे ब्रांस का पीतल का स्पिटोन था। स्पिटोन मीन्स जिस बर्तन पे हम स्पीड करते हैं। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लैंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, और स्टेशन के उस पार एक रोशनी की चमक पर मेरी नज़र पड़ी। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक आदमी अपने जेब से सोने की घड़ी निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस एट हिज वॉच एंड फ्रोन, उसने घड़ी का ढक्कन ओपन किया और घड़ी की तरफ देखा और अपनी भौवें सिकोड़ी। He wore a derby hat, a black four-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. उस आदमी ने एक डर्बी हैट पहनी हुई थी और छोटे लेपल वाले 4 बटन वाला काला कोट पहना हुआ था, और उसकी मूछें बड़ी और काली हैंडल बार की तरह थी। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. और फिर मैंने स्टेशन के चारों ओर देखा और देखा कि स्टेशन पे हर कोई 1890 के आसपास की ड्रेस पहने हुए था। I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. मैंने इससे पहले इतने सारे दाढ़ियों वाले, साइडबर्न्स वाले और फैंसी मस्टैचेस वाले आदमी पहले कभी नहीं देखे। A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeve and skirt to the top of her high button shoes. एक वुमेन ट्रेन गेट से चलकर आई और उसने मटन स्लीव वाली ड्रेस पहनी हुई थी और उसके ऊंचे बटन वाले जूतों के ऊपर स्कर्ट पहने हुए थी। बैक ऑफ हर, आउट ऑन द ट्रैक, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ locomotive, a very small courier and aisles locomotive with a funnel shaped
ट्रैक एंड देन आई न्यू। के पीछे दूर पटरी पर मैंने एक रेल के इंजन को देखा जो कि बहुत छोटा था और इसका नाम कुरियर और आइव्स इंजन था और यह कीप के आकार की चिमनी वाला इंजन था। एंड देन आई न्यू, और फिर मुझे पता चला कि मैं सेकंड लेवल पे नहीं हूँ, कहीं और आ गया हूँ, यानी कि टाइम से बहुत पीछे आ गया हूँ। यहाँ इंफॉर्मेशन बूथ भी लकड़ी के बने हुए हैं। यहाँ जो लाइट्स हैं वो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स हैं। लोगों के कपड़े अलग हैं, लोगों की दाढ़ियाँ और मूछें भी अलग अलग हैं। ट्रेन इंजन भी अलग है, सब कुछ डिफरेंट है पुराने जैसा। इसलिए चार्ली को लगा कि वो टाइम से पीछे चला गया है। मेक श्योर आई वॉक ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लैंस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट. It was the world, and the word hasn't been published for years. The lead story said something about President Cleveland. I have found that front page since in the public library file, and it was printed June 11, 1894. फिर चार्ली बोलते हैं कि मुझे लग तो रहा था कि मैं कहीं टाइम से बहुत पीछे आ गया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने तसल्ली करने के लिए न्यूज़ बॉय के पास गया, एक अखबार बेचने वाले लड़के के पास गया और मैंने उसके पैर के पास न्यूज़पेपर के बंडल की ओर देखा। उस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड, और द वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर तो सालों से पब्लिश नहीं हो रहा था, और द वर्ल्ड की हेडलाइंस थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। और फिर मैंने उस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज को पब्लिक लाइब्रेरी की फ़ाइल में देखा, और जिससे कि मुझे उसकी प्रिंटेड डेट के बारे में पता चला। उस न्यूज़पेपर की प्रिंटेड डेट थी June 11, 1894. I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central I could buy ticket that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. In the year 1894. और फिर मैं टिकट विंडो की ओर मुड़ा और मुझे पता था कि ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, इस ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल से मैं टिकट खरीद सकता हूँ जो कि मुझे और मेरी वाइफ लुइसा को 1894 के यूनाइटेड स्टेट के उस स्थान पे पहुँचा सकता है जहाँ हम जाना चाहें। जिससे आई वॉन्टेड 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग इलिनॉइस। और चार्ली बोलते हैं कि मुझे 2 टिकट चाहिए गैल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए, यानी कि चार्ली अपनी वाइफ के साथ 1894 के यूनाइटेड स्टेट के गैल्सबर्ग इलिनॉइस नामक स्थान पे जाना चाहते हैं। हैव यू एवर बीन देयर? इट इज़ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स। फिर चार्ली पूछते हैं कि क्या आप वहाँ कभी गए हैं? इट इज़ वंडरफुल टाउन, ये एक बहुत अच्छा सुंदर सा शहर है। यहाँ बहुत बड़े बड़े फेम हाउसेस हैं और यहाँ के बगीचे बहुत बड़े हैं और यहाँ के पेड़ बहुत विशाल है, जिसकी टहनियाँ आपस में मिलकर गली के ऊपर छत बना लेती हैं। 1894 समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग, और 1894 में समर की जो इवनिंग होती है वो लगभग दोगुनी लंबी होती है। पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग वहाँ बाहर अपने बगीचों में या फिर आंगन में बैठते हैं। द मैन स्मोकिंग सिगार एंड टॉकिंग क्वाइटली, और आदमी सिगार पीते हैं और बहुत आराम से बातें करते हैं। द वुमेन वेविंग पाम लीव्स फैन, और औरतें पाम ट्री के पत्तों से पंखा बनाती हैं, उससे हवा करती हैं। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और उनके चारों ओर जुगनू घूमते रहते हैं। इन द पीसफुल वर्ल्ड, और यह एक शांतिपूर्ण संसार है उनका, जहाँ लोग बहुत आराम से और शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ, एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट। चार्ली 1894 के पीसफुल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ से अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने में अभी 20 years बाकी हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने में वहाँ अभी 40 years बाकी हैं। इसलिए बोलते हैं कि आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट, इसलिए मुझे 2 टिकट चाहिए गैल्सबर्ग इलिनॉइस के 1894 के टाइम में जाने के लिए। और चार्ली ने टिकट विंडो से क्लर्क से 2 टिकट मांगे। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, क्लर्क ने किराए का हिसाब लगाया। ही ग्लैंस एट माई फैंसी बैंड, उसने एक नज़र मेरे फैंसी बैंड को भी देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने किराए का हिसाब लगाया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 coach टिकट्स वन वे, और मेरे पास 2 टिकट के लिए पैसा था, केवल एक तरफ का, यानी कि केवल जाने का ही पैसा था मेरे पास। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, लेकिन जब मैंने पैसे गिने और ऊपर क्लर्क की ओर देखा तो मैंने देखा कि क्लर्क मेरी तरफ घूर रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स, उसने मेरे पैसे देख के ना में सिर हिलाया। दैट एंट मनी मिस्टर, ही सेड, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वुडंट गेट वेरी फार।
और उस टिकट काउंटर के क्लर्क ने बोला कि ये मिस्टर, ये पैसे नहीं हैं, और अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हो तो तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लांस एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और उसने अपने बगल में रखे हुए कैश ड्रॉर की ओर देखा जिसमें कि उस वक्त की करेंसी रखी हुई थी। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउडेज एंड डिफरेंट लुकिंग। और सही में वो पैसा पुराने ज़माने का था, और अगर वो पुराना टाइम है तो वहाँ करेंसी भी पुरानी ही चलेगी। हाफ अगेन एज बिग एज मनी वी यूज़ नाउडेज, और आज के ज़माने में जो हम पैसा यूज़ करते हैं वो पुरानी करेंसी से लगभग 1.5 गुना बड़ा है और बहुत अलग दिखता है। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, और मैं वहाँ से मुड़ा और जल्दी जल्दी बाहर आ गया। देर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, क्योंकि 1894 की जेलें भी कुछ अच्छी नहीं थी। मुझे 1894 के टाइम में जाना था क्योंकि वहाँ का वर्ल्ड पीसफुल था, वहाँ के जेल में नहीं जाना था क्योंकि वहाँ की जेलें भी अच्छी नहीं थी। एंड दैट वॉज दैट। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज, और फिर मैं उसी रास्ते से वापस चला गया जहाँ से मैं आया था। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रॉ $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी। अगले दिन मैंने लंच टाइम पे बैंक से $300 निकाले और लगभग उतने ही मेरे पास थे, और उनसे मैंने पुरानी करेंसी खरीद ली। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और ये सुन के मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड बहुत चिंतित, बहुत परेशान हो गया। You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. X were 13 cents a dozen in 1894. आप पुरानी करेंसी को किसी भी कॉइन डीलर से खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। मैंने $300 देके पुरानी करेंसी के $200 से भी कम की करेंसी खरीदी, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पुराने समय में 1 दर्जन एग्स केवल 13 सेंट में ही मिल जाते थे, यानी कि पुराने समय में चीज़ें बहुत सस्ती होती थी। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफ द, लेकिन फिर दोबारा कभी वो मुझे कॉरिडोर ही नहीं मिला जो मुझे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पे ले जाता था, जबकि मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the 3rd level anymore. And after a while I stopped and went back to my stamps. और जब मैंने अपनी पत्नी लुइसा को इसके बारे में बताया कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल को ढूंढ रहा हूँ, तो ये सुन के मेरी पत्नी बहुत परेशान, बहुत चिंतित हो गई। और लुइसा नहीं चाहती थी कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल को और अधिक ढूंढूं, और थोड़े समय के बाद मैंने ढूंढना बंद भी कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और मैंने अपनी पुरानी हॉबी स्टैम्प कलेक्टिंग की आदत को दोबारा से शुरू कर दिया, दोबारा स्टैम्प कलेक्ट करना शुरू कर दिया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल को ढूंढने के बजाय। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव्ड दैट द 3rd लेवल इज स्टिल देयर। लेकिन अब चार्ली और उनकी पत्नी दोनों ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल को ढूंढने जाते हैं हर वीकेंड पे, क्योंकि अब उनके पास प्रूफ है, सबूत है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 3rd लेवल है। माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपेयर्ड, nobody knew where, but I sort of suspected because Sam is a city boy and I used to tell him about Gettysburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place, and that is where he is. All right, in 1894. चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम विनर कुछ दिनों से डिसअपियर हो गया है, कुछ दिनों से लुप्त हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है, तो और किसी को पता भी नहीं है वो कहाँ गया है। लेकिन चार्ली को थोड़ा शक है क्योंकि सैम एक सिटी बॉय है, हमेशा सिटी में रहा करता था, और चार्ली उसे हमेशा गेट्सबर्ग के बारे में बताया करता था क्योंकि चार्ली गेट्सबर्ग में स्कूल जाया करता था और उसके बारे में सैम को बताया करता था, और सैम को भी गेट्सबर्ग के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगता था और हमेशा उसके बारे में पूछा करता था। तो इसलिए चार्ली को शक है कि सैम 1894 में चले गया है गेट्सबर्ग में। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, क्योंकि एक रात में अपने स्टैम्प कलेक्शन के काम में बिजी था और मुझे एक फर्स्ट डे कवर मिला। फिर उसके बाद नरेटर पूछते हैं कि वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़, क्या आप जानते हैं फर्स्ट डे कवर क्या होता है? व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टेड बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्फ on the very first day of sale and the postmark proves the date. The envelope is called first day cover. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. जब एक नया स्टैम्प
जारी होता है, इशू होता है, तब स्टैम्प कलेक्टर उसको ख़रीद लेते हैं और उसको उसी दिन एनवलप में लगा के अपने खुद के ही पते में मेल कर देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट। और एनवलप को मेल करते वक्त उस एनवलप में उस पोस्ट ऑफिस की मोहर लगती है और मोहर में उस दिन की डेट भी मेंशन रहती है। तो स्टैम्प कलेक्टर के पास वो मोहर उस दिन के प्रूफ के तौर पे रहती है। द एनवलप इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर। और यही एनवलप फर्स्ट डे कवर कहलाता है। दे आर नेवर ओपन, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप। और ये एनवलप कभी भी खोला नहीं जाता है क्योंकि इसमें केवल एक ब्लैंक पेपर रख दिया जाता है, क्योंकि इसमें सेंडर भी सेम है और रिसीवर भी सेम है। तो बेसिकली फर्स्ट डे कवर क्या होता है, जिसमें स्टैम्प कलेक्टर जो हैं वो जिस दिन स्टैम्प इशू होता है उसी दिन का स्टैम्प खरीद के लगा देते हैं। और उसमें मोहर लगी रहती है इस पोस्ट ऑफिस की, क्योंकि इस मोहर में उस दिन की डेट मेंशन रहती है। तो स्टैम्प कलेक्टर के पास वो प्रूफ के तौर पर रहता है कि जिस दिन स्टैम्प इशू हुआ था उस दिन का ही हमारे पास स्टैम्प है। और उस एनवलप के अंदर पे वो ब्लैंक पेपर रख देते हैं और उसको चिपका के खुद अपने ही पते पे सेंड कर देते हैं। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। उस रात मुझे अपने फर्स्ट डे कवर्स के साथ एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जिसे वहाँ मेरे फर्स्ट डे कवर्स के साथ नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ था। It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galsburg. That is what the address on the envelope said. वो एनवलप मेरे फर्स्ट डे कवर के साथ इसलिए था क्योंकि उसे किसी ने मेरे दादाजी के घर जो कि गैल्सबर्ग में है वहाँ पे मेल किया था और क्योंकि यही एड्रेस एनवलप के ऊपर लिखा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, 1894. द पोस्ट मार्क शोड दैट, येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल। और ये मेरे फर्स्ट डे कवर के साथ सिंस जुलाई 18, 1894 से था। द पोस्ट मार्क शो दैट, क्योंकि उस एनवलप के ऊपर से पोस्ट ऑफिस की मोहर लगी थी और उसमें ये डेट लिखी थी जुलाई 18, 1894। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल। फिर भी मुझे भी ये बिल्कुल भी याद नहीं है कि ये मेरे पास कैसे आया, ये यहाँ कैसे आया। द स्टैम्प वॉज अ 6 cent डुल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। उस एनवलप पे जो स्टैम्प लगा था वो 6 cent का था और डुल ब्राउन लाइट फीका ब्राउन कलर का था और उस पे प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर बनी हुई थी। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर। और नेचुरली जब ये एनवलप मेरे दादाजी के पास आया होगा तो ये उनके फर्स्ट डे कवर के कलेक्शन में चला गया होगा और वहीं रहा होगा। और पता नहीं मुझे मेरे कलेक्शन में क्या कर रहा है। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट। चार्ली यही सोच रहा था जब तक कि उसने उस एनवलप को निकाला बाहर और उसे खोला। द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक, इट रीड। और जो एनवलप के अंदर पेपर था वो ब्लैंक नहीं था। यूजुअली जो फर्स्ट डे कवर होता है उसके अंदर से ब्लैंक पेपर रखा जाता है, लेकिन वो जो एनवलप था उसके अंदर ब्लैंक पेपर नहीं था, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था जिसे चार्ली ने पढ़ा। 941 विलार्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894। ये एड्रेस उस लेटर पे लिखा गया था। चार्ली, I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. ये लेटर चार्ली के दादाजी के लिए नहीं, चार्ली के लिए था। और चार्ली के लिए क्या लिखा गया था? I got to wishing that you were right. मैं ऐसी इच्छा कर रहा था कि काश तुम सही हो। Then I got to believing you were right. और फिर मैंने इसके बाद ये भरोसा करना शुरू कर दिया कि तुम सही थे। And Charlie, it is true. I found the third level. I have been here 2 weeks. और चार्ली ये बात बिल्कुल सही है कि थर्ड लेवल है और मुझे थर्ड लेवल मिल चुका है। आई हैव बीन हियर 2 weeks और मैं यहाँ पिछले 2 हफ्तों से हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट डैलेस। और अभी मैं डैलेस की स्ट्रीट पर हूँ। समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो। और यहाँ कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आल आर आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सिंग नेले होम। और वे सभी सिंग नेले होम सॉन्ग गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड। और मुझे यहाँ किसी ने नींबू पानी पीने के लिए बुलाया है। कम बैक चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट इज़ वर्थ इट, बिलीव मी। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, इनकी चार्ली और लुइसा को कोई गैल्सबर्ग में बुला रहा है 1894 के टाइम पे। और तुम थर्ड लेवल को ढूंढते रहो, तब तक ढूंढते रहो जब तक कि तुम्हें थर्ड लेवल मिल नहीं जाता। इट इज़ वर्थ इट, बिलीव मी। मेरा भरोसा करो, ये बहुत वर्थ इट है। द नोट इज साइन सैम। उस नोट पे, उस लेटर पे लास्ट पे साइन किसके थे? सैम के, चार्ली के साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम के।
जो कि बहुत टाइम से डिसअपियर हो गया था, दिखाई नहीं दे रहा था। वो कहाँ चले गया था? 1894 के गैल्सबर्ग इलिनॉइस में चला गया था और वहाँ से चार्ली के लिए लेटर लिख रहा है। बोल रहा है कि चार्ली और लुइसा तुम भी यहाँ आ जाओ, यहाँ बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है, सभी लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. चार्ली बोल रहा है कि फिर मैं स्टैम्प और कॉइन स्टोर पर गया और वहाँ से मुझे पता चला कि सैम ने $800 की पुरानी करेंसी खरीदी थी। That ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business. He always said that's what he really wished he could do. चार्ली गैस करते हैं कि सैम ने वहाँ गैल्सबर्ग में इस मनी से चारे का, घास का और अनाज का बिजनेस स्थापित कर दिया होगा, व्यापार शुरू कर दिया होगा। He always said that's what he really wished he could do. क्योंकि सैम हमेशा चार्ली से बोलते थे कि उनकी इच्छा है बिजनेस करने की, उन्हें पसंद है बिजनेस करना और वह ऐसा कर सकते थे, बिजनेस कर सकते थे वो। एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, नॉट इन गैल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, हिज ओल्ड बिजनेस, वाई सैम इज माई साइकियाट्रिस्ट। और बिल्कुल, क्योंकि सैम 1894 के गैल्सबर्ग इलिनॉइस में अपना पुराना बिजनेस नहीं कर सकते थे। हिज ओल्ड बिजनेस, वाई सैम वॉज माई साइकियाट्रिस्ट। ओल्ड बिजनेस क्या था सैम का? सैम वॉज माई साइकियाट्रिस्ट। सैम चार्ली के साइकियाट्रिस्ट थे और सैम अपने ओल्ड बिजनेस साइकियाट्रिस्ट के बिजनेस को 1894 के गैल्सबर्ग इलिनॉइस में कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत कब पड़ती है? जब इंसानों को वरीज हो, डिप्रेशन हो, तब साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और गैल्सबर्ग इलिनॉइस में तो सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते, बहुत प्यार से रहते थे, बहुत खुशी पीसफुली रहते थे, वहाँ किसी भी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सैम ने साइकियाट्रिस्ट के बिजनेस को छोड़ के वहाँ घास का, अनाज का और चारे का बिजनेस स्थापित कर दिया होगा। तो बच्चों, हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।